ओके बेटा, देखो टाइप 4 कनेक्टेड मोशन का हम लोग टाइप 4 देखने जा रहे हैं। इधर ध्यान दो बेटा, सब लोग बातें कोई नहीं करेगा। इसमें क्या होता है कि एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे एक मास रखा जाता है जिसका नाम मैंने M1 करके दिया है। वहां से एक रस्सी जाती है, पुली से होते हुए नीचे एक मास ऐसा नीचे लटकता है। अब तक के जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे थे या जितने भी टाइप देखे थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वहां पर जो मोशन हो रहा था वो बाहरी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 में एक के बाद एक कई सारे ब्लॉक्स रखे जाते थे और आप क्या करते थे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे पुश करते थे। टाइप 2 में, है ना, रस्सी से आप उसको खींचते थे। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि मोशन नहीं होगा। टाइप 3 में भी आप देखते हैं ऊपर या नीचे आप लेके जाते हैं। ओके, अब टाइप 4 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइप 4 में क्या है, यहां पर मोशन को शुरू करने के लिए बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो काम कौन करेगा? ग्रेविटी करेगी। ग्रेविटी क्या करेगी? इस ब्लॉक M2 को नीचे खींचेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि ये ब्लॉक M2 नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, और ये ब्लॉक M1 आगे बढ़ेगा विथ सर्टेन एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, है ना? तो अब हम लोग यहां देखते हैं इस बार जो सिस्टम का मोशन हुआ है ये किसके कारण हुआ है? तो ये इस ब्लॉक M2 के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं? वेट, है ना? तो इस बार जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? वेट ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। और हैंगिंग ब्लॉक कौन है यहाँ पे? M2। तो अगर मुझसे किसी ने ये पूछ लिया कि सर इसका एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैं आपको याद दिला दूं कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए वही बेसिक फॉर्मूला है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर नेट पुलिंग फोर्स क्या रहेगा? मैं आपसे फिर से सवाल करूंगा, क्या चीज है जो पूरे सिस्टम को नीचे खींच रही है? ग्रेविटी किस पर लग रही है वो? अब उसके ग्रेविटी जो M2 ब्लॉक पे लग रही है उसको क्या कहते हैं? बोलो। वेट। वेट को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? mg करके लिखते हैं ना। इसका मास क्या है? M2, तो इसको क्या लिखेंगे? M2g। तो मैं कहूंगा इसका जो वेट है नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, दैट इज M2g। यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये है असल में वो फोर्स जो से क्या कर रहा है? सिस्टम को खींच रहा है, जो कि है ये M2g अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में कितने मास है? 1, 2, M1 प्लस M2। आया समझ में? ये मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब बड़ी गौर से मेरी बात को सुनना, बड़ी गौर से सुनना। मान लो कि मैं यहां से कोई हल्का सा फोर्स लगा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? कोई हल्का सा फोर्स, मान लो स्मॉल f करके मैं यहां पे लगा रहा हूं। हल्का है, मतलब कितना हल्का है? इस वेट से कम है। अगर इस वेट से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ये ब्लॉक इधर बढ़ेगा और ये ऊपर जाएगा। मगर मान लो अभी के लिए फिलहाल ये फोर्स, एक हल्का सा फोर्स F इधर पीछे की तरफ लग रहा है, और वंस अगेन मैं कहूंगा कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पता लगाओ। तो अब आप बताओ, पिछले वाले में जब ये नहीं था तो आपका वजन पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहा था। इस मोशन को अपोज करने वाला कोई भी फोर्स आसपास मौजूद नहीं था। मगर जब ये हल्का सा फोर्स आ गया, है ना, अब अगर हल्का सा फोर्स आ गया, ये ब्लॉक M2 यहां पर लटका हुआ है, तुमको क्या लगता है कि ये ब्लॉक M1 और M2 बिल्कुल पहले की स्पीड से नीचे गिरेंगे क्या? अब क्या होगा? गिरने की रफ्तार नीचे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है किसको? आपके मोशन को। तो अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? जल्दी, प्रॉपर बंद का दरवाजा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? F नेट माइनस स्मॉल f नेट क्या रहेगा? M2g माइनस स्मॉल f। ये बात समझ में आई ना? M2g माइनस स्मॉल f अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अगर ये फोर्स ताकतवर रहा तो अब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कैसे बनेगा? F माइनस M2g। वेरी गुड, F माइनस M2g अपॉन मास ऑफ द सिस्टम M1 प्लस M2। खैर, ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे और ये फ्रिक्शन चैप्टर में देखते हैं।
फ्रिक्शन चैप्टर में क्या होता है, ये सरफेस स्मूथ है ना। जैसे आपको याद होगा तो ट्रॉली बैग के बारे में बताया, ट्रॉली बैग आपका कितना भी भर दो, अगर नया नया ट्रॉली बैग है जिसके चक्के बड़े स्मूथ है, आप कितना भी सामान भर दो उसके अंदर, आप आसानी से लोटते हुए लेके चले जाएंगे। मगर याद करो जब भाई ट्रॉली बैग पुराना हो जाता है, उसके चक्के जो है जो थोड़े से घस जाते हैं और अब वो ठीक से रोल नहीं हो पा रहा, तो आपको अब क्या होता है, उसको ढकेलने में या पुल करने में परेशानी जाती है। तो वही होता है कि अगर यहाँ का सरफेस रफ हुआ तो अब क्या होगा, जब ये वजन नीचे खींचेगा तो फ्रिक्शन उसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। मगर फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट आपको अभी नहीं आएगा, ये इसके बाद कनेक्टेड मोशन के बाद एक नया टॉपिक है जो बड़ा टॉपिक है फ्रिक्शन, उसमें हम लोग ये चीजों को स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तो पता चल गया एक्सेलरेशन के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो मैं बोलूंगा कि वो रस्सी का वो पॉइंट जो आपके ब्लॉक के ऊपर है, उसे क्या लगता है, उसे ऐसा लगता है कि वो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और यहां पर टेंशन टी क्रिएट हो जाता है इस तरह से। बिल्कुल इस डब्बे के बाद वाली रस्सी के पार्टिकल को क्या लगता है, कोई इसको इधर खींच रहा है और यहां पर भी इसको ऐसा लगता है कि कोई मुझको इधर खींच रहा है, तो यहां पर टेंशन टी क्रिएट हो जाता है। ओके बेटा, तो अक्सर हमसे दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि टेंशन क्या होगा। टेंशन दो जगह से निकाला जा सकता है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की रस्सी कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो इसीलिए टेंशन दो जगह से निकाल सकता हूं मैं, ये ब्लॉक से भी और ये ब्लॉक से भी। मैं अगर जल्दी जल्दी में निकालना चाहता हूं तो मैं ये वाला चुनूंगा। क्यों चुनूंगा ये वाला, क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ना, टी, और यहां पर बेटा वेट भी लग रहा और टी भी लग रहा। बोले सर कैसे, तो देखो अब, है ना, अब हम लोग जाते हैं फॉर टेंशन। अब मुझे अगर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो, और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ब्लॉक M1 का, उसको एक रस्सी है जो टेंशन T से उसे नीचे खींच रही है। हालांकि ब्लॉक का वेट M1G और वहां का सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन N1 ये भी उस पर लग रहा है, मगर मोशन जो हो रहा है वो कौन से फोर्स के कारण हो रहा है, टेंशन के कारण हो रहा है। मोशन में इन दोनों का कोई रोल नहीं है, तो इसे आप इग्नोर भी किए तो चलेगा, है ना। तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, मैं भीड़ नहीं चाहता, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया। अब अगर मैं बोलूंगा देखो मोशन इस तरफ हुआ है, एक्सेलरेशन इसका इस तरफ हुआ है, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, तो बोले यार देखो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एक ही फोर्स है, वो है टेंशन। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप डेटा देख सकते हैं यहां पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन के तैयार है, यहां पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन के तैयार, T इज इक्वल टू M1A। आपको याद होगा टाइप 2 में मैंने बताया था एक रस्सी कितने डब्बों को खींच रही है ना, ये रस्सी एक ही डब्बे को खींच रही है, उसका मास लो उसे एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो, वही कंसेप्ट अपन ने यहां पे लगाया है। अब अगर आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है सर टेंशन यहां से कैलकुलेट करके बताओ, तो मैं बोलूंगा ठीक है, आप अगर टेंशन यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं हम यहां से भी कर सकते हैं। ये ब्लॉक है मेरा जिसका मास है M2, इस पे लग रहा है फोर्स कैपिटल T ऊपर की तरफ, M2G नीचे की तरफ, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर हुआ है बेटा, नीचे। तो अब ये मेरा एक्स एक्सिस बन जाएगा, तो मैं कहूंगा ओके ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कौन पावरफुल है बेटा, M2G, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, M2G माइनस टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता बेटा, M2A। माइनस टी उधर जाके क्या बन जाएगा, M2A इधर आके, तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, M2G माइनस M2A इक्वल्स टू टी। मैं थोड़ा RHS को पहले लिखता हूं टी, अब इसमें से M2 कॉमन निकालो, क्या फॉर्मूला बन के आया बेटा, सॉरी G माइनस ए, आया बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो फॉर्मूला बन के आया टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आया, टेंशन, है ना। तो हम लोग ने देखा ये फॉर्मूला टेंशन कैलकुलेट करने के ये सेकंड ब्लॉक से। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा, कल ही की बात है मैंने टाइप 2 प्रॉब्लम लिया था, उसमें आपने क्या पढ़े थे, अगर किसी रस्सी से ब्लॉक लटका हुआ है नीचे और उसे आप एक्सेलरेशन A से नीचे ले जा रहे हैं, उसे एक्सेलरेशन A से नीचे लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है फिर वहां पर रस्सी में टेंशन कितना होता है, mg माइनस ए,
और अगर जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो m, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो फिर इसमें जो टेंशन आएगा वो क्या आएगा, m2g माइनस ए। आया कि नहीं आया, वो वही फॉर्मूला आया समझ में। एक दूसरी चीज भी पूछी जाती है, वो है नॉर्मल रिएक्शन जनरेटेड बाय द पुली। नॉर्मल रिएक्शन जनरेटेड बाय द पुली। पुली को क्या हो रहा है, एक रस्सी इस तरफ से दबा रही है ऐसा, और इधर से भी दबा रही है, तो पुली को फोर्स फील होता है इन दोनों फोर्सेस की वजह से। आपको जैसे याद होगा मैंने बताया ये टेंशन टी है, ये भी टेंशन टी फोर्स जनरेट होता है। तो पुली पे असल में क्या होता है बेटा, यहां पर इस तरह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वैल्यू होती है √2 टाइम्स ऑफ टी। तो पुली फिर क्या जनरेट करता है, इसी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल रिएक्शन जनरेटेड बाय पुली, नॉर्मल रिएक्शन जनरेटेड बाय पुली, तो नॉर्मल रिएक्शन जनरेटेड बाय पुली, क्योंकि पुली अगर ये है तो उस पर फोर्स इधर से टी लगा, इधर से फोर्स टी लगा, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन जनरेटेड बाय पुली इधर रहेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स ऑफ टी इधर आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जनरेटेड बाय द पुली विल बी √2 टाइम्स ऑफ टी। तो इस तरह से ये आपके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी। आई बात समझ में आपको बेटा। तो ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट टाइप 4 से रिलेटेड आ गया। अब हम बढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पे, पहले आप इसको कॉपी कर लो। तो जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इन द सिस्टम एज शोन इन फिगर ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुझे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया है, और मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा भाई, कितना वजन है जो नीचे खींच रहा है, 4g, और ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपन mg बोलते हैं ना, वैसी 4g अपॉन मास ऑफ द सिस्टम इज हाउ मच, 2 + 4, यानी कि ये हो जा रहा है 40/6, यानी कि 20/3। 20/3 कितना होता है, 6.666 होता है ना, 6.67। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब चलो टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, मैं अगर इस मास से निकालना चाहता हूं, 2 किलोग्राम के मास से, देखो ना ये रस्सी में टेंशन टी डेवलप हुआ होगा, यहां पर भी टेंशन टी डेवलप हुआ होगा। अगर इससे निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस से, और ये तो कितना है अपना 20/3, यानी कि कितना हो जाएगा 40/3, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 40/3 न्यूटन। ओके, अगर मुझे चेक करना है और मैं इससे निकालना चाहता हूं तो क्या आंसर आएगा, तो देखो टी इज इक्वल टू 4, ये नीचे जाने वाला है ना, ये आगे बढ़ने वाला है, 4g माइनस ए। ये ऑप्शनल है बेटा, टेस्ट में मत करना है दो तरीके से, टेस्ट में कोई एक ही तरीका करना है। अगर आपको ये याद नहीं आया तो क्या करना कर सकते हैं, उसके लिए मैं दोनों तरीका बता रहा हूं। तो 4g माइनस ए, 4 10 माइनस 20/3, देखो 30 माइनस 20 10/3, और 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40/3, वो चाहेगा आंसर। देखा आपने, वही आंसर आया है हमारा, है ना, चाहे आप ये तरीके से निकालो ये तरीके से। और मैंने ये कहा कि ये आसान है, मास इनटू एक्सेलरेशन दिख रहा है ना आपको, ये सिंपल तरीके से हो गया, लिख लो। पहले से तो बेहतर ही है। तो भाई एक इस तरह से आपको सिस्टम दिया गया है 10 बॉल्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक मास्टर स्ट्रिंग से अटैच्ड है जो कि स्लिप होते हुए जा रहा है, और ये मोतियों का जो बॉल्स का जो चेन है वो स्लिप होते हुए जा रहा है टेबल पे से। और जब 6th बॉल टेबल को लीव करेगा, 6th बॉल अभी तो कितना है नीचे लटका हुआ, 3, जब 6th बॉल लीव करेगा तो नीचे कितना लटका रहेगा, 6, और ऊपर कितने रहेंगे, 4। तो उसने कहा है कि जब 6th बॉल टेबल को लीव करेगा, आप पता लगाओ 7th एंड 8th बॉल के बीच में
टेंशन कितना रहेगा, है ना। मगर कब का, जब सिक्स्थ बॉल, ये सिचुएशन नहीं। अगर ये सिचुएशन को आप लेंगे, आप बोलेंगे देखो 2 किलो का एक बॉल है तो कुल मिला के कितने हैं, 60 किलो का है, नहीं। यहां तो कौन सा बॉल है, थर्ड बॉल है, ये तो थर्ड बॉल लीव कर रहा है ना। नीचे से आप काउंट करेंगे और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। तो बोले अब सिचुएशन कैसी हो जाएगी, देखो सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त हम देखेंगे कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये हमारा टेबल है और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखो ये सिक्स्थ बॉल लीव करेगा और सेवेंथ वाला बॉल अभी भी वहीं पर है। तो अब वो कह रहा है कि यहां पर सेवेंथ और एट्थ, क्योंकि ये तो टेंथ है ना, ये फर्स्ट है, ये सेवेंथ है और ये एट्थ है, तो सेवेंथ और एट्थ बॉल के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा वो पता लगा। आसान है। सबसे पहले ये देखो कितना वजन पूरे सिस्टम को नीचे खींचेगा, जिस वक्त उसने बोला है उस वक्त कितना वजन नीचे खींच रहा होगा, ये कितने मोती नीचे खींच रहे होंगे। कितने मोती है यहाँ पे, बॉल कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बॉल मिलकर क्या कर रहे होंगे, पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहे होंगे, है ना, जिस इस सिचुएशन में। तो मैं बोलूंगा ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स इज हाउ मच, है ना, 6 बॉल का मास या 6 बॉल का वेट डिवाइडेड अपॉन द मास ऑफ द एंटायर सिस्टम। मैं पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन इज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू 6 mg अपॉन 10m, 6 mg अपॉन 10m, जहां पर क्या है, m क्या है, मास ऑफ ईच बॉल, और मास ऑफ ईच बॉल कितना है बेटा, 2 किलोग्राम। हर एक बॉल का भाई मास कितना है, 2 किलो। तो मैं कहूंगा ओके, फिर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो भैया ये कटा, ये कटा, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास फिलहाल एक्सेलरेशन आ गया, मगर मेरा मेन टारगेट क्या निकालना है बेटा, टेंशन। अच्छा बताओ, ये रस्सी कितने बॉल्स को खींच रही है, ये रस्सी कितने बॉल को खींच रही, 3, 1 2 3, है ना। सेवेंथ और एट्थ बॉल के बीच जो रस्सी है वो 3 बॉल्स को खींच रही है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, थ्राइस m मल्टीप्लाई बाय a, तीनों बॉल का मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अच्छा, तीनों बॉल का मास कितना है बेटा, 10, एक बॉल का मास है 10, तो दूसरे तीनों क्या 3 हो जाएगा, 3 6 18, तो 3 6 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 10, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मास कितना है 2 किलो, ओके, 3 2 6, 6 6 36, तो 36 न्यूटन। So this will be the answer, 36 Newton. So the answer will be 36 Newton. आया समझ में, है ना। JEE मेन 2023 का है शायद से ये क्वेश्चन। कांस्टेंट फोर्स ऑफ m2g/2, है m2 है वो, is applied on the block of mass m1 as shown in figure. The string and pulley are light and the surfaces on the table is smooth. Of the table is find the acceleration of mass m1. भाई चाहे सिस्टम का निकाल लोगे तो m1 का भी निकल ही जाएगा, स्प्रिंग तो है नहीं, स्ट्रिंग है, तो सारे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो m2 ब्लॉक जो है नीचे खींच रहा होगा, m1 ब्लॉक नहीं, m1 ब्लॉक तो नहीं, फोर्स F अपोज कर रहा होगा। वैसे ताकतवर कौन है, m2g या फोर्स F, m2g। देखो ना फोर्स F की वैल्यू क्या है, हाफ ही है उसकी, सीधा आधी है ना। ये क्या कर रहा होगा, ये नीचे खींच रहा होगा, और ये फोर्स क्या कर रहा होगा, अपोज। तो कौन जीतेगा, m2g, ये कमजोर है ना, ये m2g/2 है ये। तो अब अगर मैं कहूंगा ओके ठीक है, व्हाट इज माय एक्सेलरेशन, तो इट विल बी m2g माइनस f अपॉन m1 प्लस m2, मगर f कितना है, m2g/2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 माइनस 1/2, वो 1/2 हो जाएगा। एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू
m2g by 2 m1 plus m2 and this is the acceleration of the system. इन केस हालांकि पूछा नहीं है, इन केस अगर टेंशन पूछता तो कैसा, यहां पे कैसा, अगर तुम सोच रहे हो सर मास को एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, इस बार फोर्स एक्ट हो रहा है। लगाओ समेशन एफ एक्स क्या आएगा, बोलो समेशन एफ एक्स क्या रहेगा इस पर, टी माइनस एफ मास इंटू therefore t is equals to f plus m1a, therefore t is equals to f plus m1a कितना है m2g अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, अगर टेंशन पूछा जाता तो, समझे, लिख लो। और यहां से अगर निकालते तो कुछ और निकलता है ना, यहां से नहीं, मतलब वैल्यू वही चाहती है, नंबर डालने के बाद अगर मैं नंबर्स डालूं तो आंसर तो वही आएगा, है ना, मगर बिना नंबर्स के सिर्फ अल्फाबेट्स में बोलूं तो अलग आएगा, क्योंकि देखो अब ये क्या है, ये ऐसा नीचे जा रहा, तो और करके लिखना पड़ेगा, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस m2g माइनस टी, वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो हम लोग बोलते हैं ना mt इज इक्वल्स टू m2 g माइनस ए, तो g माइनस ए क्या है आपका, कहां कह रहे, m2g अपॉन m1 प्लस m2, सही है, कहां पे, ये हाँ 2 होना उसके साथ, अब फिर उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता, है ना, ये 2m1 है और ये 2m2 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते आप लिखते t इज इक्वल्स टू m2 को बाहर ही रखो अभी का, 2m1g प्लस 2m2g माइनस m2g अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। फिर क्या होता, इसमें से ये देखो 2 है, ये 1 है, तो एक कट जाता और बचता एक, फिर फॉर्मूला यहां लेना पड़ेगा, ब्लैक पेन से ले लेता हूं, therefore t is equals to m2 2m1g plus m2g upon 2 times of m1 plus m2, 2 times of m1 plus m2, ठीक है ना। तो पूछ सकता है ऐसी सिचुएशन में डाल के कि टेंशन क्या आएगा। अब वर्मा साहब की बुक का है ये, तो पॉसिबिलिटी है कि इसको मॉडिफाई करके आपसे पूछ सके, जेई वालों को खास तौर से, है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि इसको मॉडिफाई करके टेंशन पूछ ले तुमसे। नीट में भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ जेई में ही आएगा, नीट में भी आने के चांसेस है, लिख लो। बोलो क्या आना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा। यहां पर एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, 2 पुलीज है, एक मास m1 इधर से लटका हुआ, एक मास m2 इधर से लटका हुआ, एज इट सेज कि भाई m2 का वैल्यू बड़ा है m1 से, तो अब बताओ कौन खींचेगा, कौन अपोज करेगा, m1g अपोज, m1g बोलना है, m1 मास है सिर्फ, तो बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो नेट पुलिंग फोर्स, है ना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। अच्छा, नेट पुलिंग फोर्स क्या है बेटा, m2g माइनस, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बोलो मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m, है ना, ये आएगा आपका मास ऑफ द सिस्टम, ये आएगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका। अब रही बात टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक की रस्सी यूनिफॉर्म है, फिर यहां से ये दूसरी रस्सी लग गई है, तो यहां का टेंशन अलग होगा से T1 और यहां का टेंशन क्या होगा, अलग होगा से T2। बहुत आसान है बेटा। अब आपको मालूम है ये M2 ज्यादा है तो ये कहां जाएगा, नीचे, और ये M1 कम है तो ये कहां जाएगा, ऊपर, विथ सर्टेन एक्सेलरेशन। अब आप मुझे खुद बताओ शॉर्टकट तरीके से
T1 की वैल्यू क्या होना चाहिए फिर? बोलो बोलो। M1 ब्लॉक ऊपर जा रहा, उससे अटैच रस्सी का टेंशन T1 है ना, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा, बोलो क्या रहेगा टेंशन? बोलो 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 बोलो, बिंदास बोलो। गलत भी हुआ चलेगा, बी वोकल। बोलो क्या लगेगा? M1। सही बोल रहे तुम लोग, थोड़ा बस कॉन्फिडेंस हो जाओ। ऊपर ले जाते वक्त क्या रहता? G+A रहता ना, तो M1, बोलो क्या? M1 G+A। ये रस्सी का टेंशन क्या होगा? M1 G+A। अच्छा, दूसरी रस्सी का टेंशन क्या होगा? क्योंकि ये नीचे जा रही है ना, तो फिर वो आ जाएगा M2G-A। तो सोचना क्या इसमें, इतना क्या को सोचते बैठते रहते, है ना? बी कॉन्फिडेंट। आया समझ में आपको? ठीक है, अब इस पे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है। इन द फिगर शोन, इन द फिगर शोन, फुल स्टॉप, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशंस इन द राइट एंड लेफ्ट गैप। लेफ्ट गैप कहां से आ गए रे? लेफ्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, डायग्राम देखो ऐसा दिया है, हॉरिजॉन्टल टेबल जिसके ऊपर 5 किलो का मास रखा गया है। यहां पे दो पुलीज अटैच्ड है, ये पुली से गई रस्सी और इसके नीचे लटका मास कितने का? अगेन 5 किलो का। और यहां से गई रस्सी और यहां से लटका मास 15 किलो का। अब कौन किसे खींचेगा आप सब बेहतर जानते हो, है ना? 15 किलोग्राम विल पुल द 5 किलोग्राम वेट, है ना? आपका 15 किलो का वजन नीचे जाएगा और 5 किलोग्राम का वजन ऊपर आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए, और ये वाला ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए। तो अब अगर मैं कहूंगा ओके टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, खींच रहा कौन है? 15 किलोग्राम। तो 15G नीचे खींचेगा, 5G अपोज करेगा। अब बोलो कितना हो रहा कुल मिला के? 10 5 15 25, 25। 15G-5G क्या हो जाएगा बेटा? 10G। 10G का मतलब हो गया 100, है ना? जी की वैल्यू 10 होती है अप्रोक्स में, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो मान लिया। अब भाई बारी बात यहां पर टेंशन, राइट और लेफ्ट बोला ना उसने, और T1 और T2 कुछ नाम दिया है कि किसी को? हाँ, इसको नाम T1 दिया है, इसको नाम T2 दिया है उसने। ठीक है, तो ठीक है, T1 क्या रहेगा? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो वो आएगा 5 × G+A। बात समझे क्या आप? मैंने क्यों करा उसको ऐसा? क्योंकि देखो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इस रस्सी में थ्रू आउट टेंशन क्या है बेटा? T1। क्योंकि ये ऊपर जा रहा तो इसका मास मल्टीप्लाई बाय G+A। तो भाई ठीक है, ये हो जाएगा 5 10 + A, कितना दिया हुआ है आपको? 4। ये कितना होता है? 14। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाई बाय 5, बोलो कितना हो रहा? 70, ओनली 70, 70 न्यूटन। अब आई बारी T2 की, ये मास कितना बेटा? 15। अब वो नीचे जा रहा है इसलिए G-A। 10 - कितना है वो? 4, कितना होता? 6। 60 हो जाएगा ना? नहीं, 6 6 15 कितना होता? 90। तो ये हो जाएगा 90। तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, T1/T2 = हाउ मच? 70/90, यानी कि 7/, देखो।
हम्म 2 मिनट तक ध्यान दो, फिर आपसे लिखते बैठना इसके बाद का, क्योंकि मैं कर लूंगा। फाइंड द रीडिंग ऑफ मासलेस स्प्रिंग बैलेंस इन द गिवन कंडीशन। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, मतलब स्प्रिंग रहेगा। आप देखे होंगे स्प्रिंग बैलेंस खेतों में, जब कपास का वजन गिनना रहता है तो अपन क्या करते हैं कि एक स्प्रिंग बैलेंस लटकाते हैं। उसमें हुक रहता है, उसमें कपास की बोरी को लटकाते हैं, वो खींच जाता है स्प्रिंग, उसके साथ एक कांटा रहता है, वो नीचे आता है, उसका वजन बताता है उसका। तो सिमिलर मैनर में यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस है ना। इसको जितना ऐसा खींचेंगे, अगर आप दोनों तरफ से इसको खींचेंगे तो वो टेंशन, सॉरी, जो भी स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग बताएगा। देखो ये 2 किलो का वजन यहाँ से खींच रहा है, तो उसको यहाँ से टेंशन टी लगेगा और यहाँ से भी टेंशन टी लगेगा। अब आप बोलेंगे अरे सर ये ऐसा टेंशन टी दोनों जगह कैसे सेम हो गया? जी हाँ, स्ट्रिंग और स्प्रिंग, मान लो स्ट्रिंग और उसके साथ अटैच्ड स्प्रिंग, फिर स्ट्रिंग, शुरू से लेकर आखिर तक टेंशन यूनिफॉर्म होता है अगर वो मासलेस हो तो। अगर वो क्या हो, मासलेस हो, तो शुरू से लेकर आखिर तक उसमें टेंशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर मैं बोलूंगा ये 2 किलोग्राम के ब्लॉक में टेंशन कितना जनरेट हुआ? टी, तो इसमें भी कितना जनरेट हुआ होगा? टी। तो शुरू से लेकर आखिर तक यहां पर टेंशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये बात को आपने ध्यान में रखना है ना। क्योंकि जब आप मान लो किसी रस्सी को खींच रहे हैं और वो रस्सी से जुड़ा हुआ क्या है बेटा? स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो जितना तनाव उस रस्सी पे पैदा हुआ होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स किस पे पैदा हुआ होगा? स्प्रिंग पे। मुझे एक बात बताओ बेटा, स्प्रिंग पे जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो उसमें क्या पैदा होता है? कितना होता है वो? जितना आपने फोर्स लगाया, रस्सी पे कितना फोर्स लगाया? टी। तो ये स्प्रिंग भी कितना खींचा गया होगा, या उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ होगा वो कितना मास का होगा? फुल वैल्यू का होगा, टी, है ना। अब आप ये बोलने से पहले कि नहीं नहीं सर दोनों तरफ से आया टी, टी तो ट्वाइस टी होना चाहिए, नहीं बेटा, एक सिंगल टी। ये बोलते हैं ना अपन, एक कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, बजती अगर सामने गाल हो तो, है ना। तो हम लोग कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब अगर मैं किसी स्प्रिंग को एक हाथ से फोर्स लगाऊंगा, मतलब ये कहीं पे अटैच नहीं है, मान लो कहीं पे भी अटैच नहीं है, और मैं एक हाथ से रस्सी को खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग आगे आगे सरकता जाएगा, कभी स्ट्रेच होगा क्या? नहीं। तो ये जो टेंशन है, एक टेंशन, एक जो फोर्स है वो कोई काम का नहीं रहता। और अगर आप दोनों तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मान लो एक स्प्रिंग है, दोनों तरफ से कितना फोर्स लगाए? 10 न्यूटन, तो स्प्रिंग में भी रिस्टोरिंग फोर्स 10 ही न्यूटन का पैदा होता है, 20 का पैदा नहीं होता। तो यहां पर टी टेंशन आएगा। अब मेरे को असल में करना क्या है, मुझे ये पता लगाना है स्प्रिंग कितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। तो बोले आप टी पता लगा लो ना, स्प्रिंग तो क्या है? मासलेस है, आप टी पता लगा लो, आपको क्या मिल जाएगा? रीडिंग मिल जाएगा। अच्छा टी कैसे पता लगाऊंगा? तो बोले यार पहले तो उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। देखो आपको मालूम ये एक्सप्रेशन ए से नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो पहले एक्सप्रेशन निकालो। बोले कैसे निकालेंगे? कौन खींच रहा है? 3g, अपॉन कोस कर रहा है 2g, 3 + 2, 30 - 20, 10 अपॉन 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन। कोई भी एक डब्बा पकड़ो, उससे टेंशन निकालो, कोई भी एक डब्बा, जैसे 2 किलो का ब्लॉक, 2 किलोग्राम का मैंने ब्लॉक पकड़ा, 2 किलोग्राम का ब्लॉक, उस पर ऊपर की तरफ लगा बेटा टेंशन 2, और ये 2g, और ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सप्रेशन, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा 2g + a, 2 10 + a कितना बेटा? 2, 12 और 2 24, 24 न्यूटन। तो हमारा टेंशन यानी कि रीडिंग कितना आएगा? 24 न्यूटन। आया समझ में आपको? ठीक है, दिस इज इट, टाइप 5।